Okay, hello students, welcome back to our physics lecture. So we were discussing refraction of light in plane surface. On plane surface के बारे में हम refraction of light का स्टडी कर रहे थे. ठीक है, अब हम बेसिक नहीं दोहराएंगे. अगर कुछ बेसिक पार्ट पर्टिकुलर आपको पार्ट अगर कवर करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हो. ठीक है, you can watch over there each and every concept that I have explained you before of refraction from the plane surface and the factor affecting refractive index, factor affecting the velocity of light, whereas the wavelength of a light कैसे differ करता है, refractive index differ करने से कैसे क्वांटिटी या फिर पर्टिकुलर वैल्यू चेंज होती है, सारी चीज हमने कुछ पर्टिकुलर लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th बेसिस पे आता है, आपको 11th 12th में भी ये पार्ट मिलेगा. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन एज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी. ठीक है, तो ये हर तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक. दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. भाई प्रिज्म क्या होता है सबसे पहले जानते हैं. ठीक है, हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बनाते हैं. ध्यान दोगे आप सब लोग, हम प्रिज्म बनाते हैं. द वे आई एम रिप्रेजेंटिंग या फिर द वे आई एम ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर फिगर, यू हैव टू ड्रॉ द सेम. ये चीजें याद रखना है. ठीक है, जैसी स्टेप प्रोसीजर या फिर हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से आप स्टेप और प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तभी जाके इसको रे डायग्राम को हम सही मानते हैं. ठीक है, वरना आप रे डायग्राम एडजस्टमेंट के थ्रू बनाओगे तो कहीं ना कहीं पकड़ जाओगे और गलत बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले प्रिज्म बनाने के लिए आपको क्या जरूरत है, प्रिज्म की जरूरत. लेट अस ड्रॉ प्रिज्म. क्लियर है, इसे कहते हैं प्रिज्म, सभी को पता होगा. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. लेट अस नेम फर्स्ट प्रोसीजर. लेट अस नेम दिस पर्टिकुलर प्रिज्म ABCD, द कॉमन लेटर्स दैट A B एंड C. ठीक है, अब प्रिज्म के हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंसिडेंट रे के बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे. लेट अस से ये आपका इंसिडेंट रे है. दिस इज योर इंसिडेंट रे. ठीक है, अब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होगा तो सिंपल सी बात है, जहां पे आपको इंटरफेस दिखाई देगा, इंटरफेस ऑफ व्हाट, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. फर्स्ट इज द एयर एंड सेकंड इज ग्लास. प्रिज्म किससे बना होता है भाई, ग्लास ही होगा ना, वुडन ब्लॉक का तो होगा नहीं. ठीक है, तो ग्लास प्रिज्म में क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होगी. रिफ्रैक्ट होने से पहले सर कैसा बैंड होगा, उसके पहले रिफ्रैक्शन के पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए. नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर बनाते हैं. ये बन गया आपका परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, जब हमने स्टेप्स पढ़ा था, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. मतलब जो लाइट है ये क्या होगा, लाइट कुछ इस तरीके से जा रहा था सर, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, पर ये अभी बैंड होगा नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा. क्यों, क्योंकि सर रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है. तो जब बैंड होगा तो कैसा दिखेगा, ये बन गया आपका रिफ्रैक्टेड रे. क्लियर है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. आप भी स्केल पेंसिल के साथ बकायदा सिस्टम्स के साथ ही बनाओगे. ठीक है, सिस्टम बहुत अच्छे से आपको फॉलो करते जाना है. ठीक है, फिर से यहाँ पे इंटरफेस है. इंटरफेस है इसका मतलब क्या होगा, इंटरफेस है इसका मतलब होगा सर यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे आएगा नॉर्मल. तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे. ये बन गया आपका नॉर्मल. ठीक है, फिर से इंटरफेस, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. आप लाइट देखिए, डेंसर से रियर के मीडियम में आ रहा है, मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अलग बैंड होगा. दिस इज योर इमर्जेंट रे. ये आपका बन गया इमर्जेंट रे.
दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब हम इस रे को नेमिंग कर देते हैं, लेट अस से ओ पी क्यू आर, ओके ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं, दिस इज ओ, पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, इसे पॉइंट पी कह देते हैं, और ये आपका आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, ये क्यू पर, ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेविएशन के, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि स्लैब में डेविएशन के बारे में स्टडी करते, दैट वाज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल डेविएशन, है ना। लास्ट पर्टिकुलर में वीडियो में देखा था, जब स्लैब के बारे में स्टडी किया तो क्या था उसमें, उस केस में क्या था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था हमने, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बात किया था। अब इस केस में यहाँ पे भी क्या लाइट डिस्प्लेस होगी, तो यस, आंसर इज यस। यहाँ पे जब हम डिस्प्लेस कहते हैं तो इसे डिविएशन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डिविएशन कहते हैं। तो डिविएशन क्या होगा, डिविएशन क्या था, अगर ग्लास स्लैब आपको याद आ रहा होगा, तो उसमें जो नॉर्मल आपका लाइट आ रहा था, दैट वाज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से इमर्जेंट कितना डिस्प्लेस हुआ था, उसी का स्टडी था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना डाइवर्ट हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, दैट इज एक्सटेंड दिस पार्ट, this is extension of emergent ray, sorry, extension of incident ray, and this is extension of emergent ray. Okay, हमने एक्सटेंड कर दिया, तो हमारा जो डिविएशन हुआ है, व्हाट इज द डिविएशन, दिस इज आवर डिविएशन, लेट अस से डेल्टा, इस केस में भी हम डेल्टा मानेंगे, ठीक है, डिविएशन को हम डेल्टा मानेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका पर्टिकुलर रे डायग्राम। आप कुछ पॉइंट को नेमिंग कंप्लीट आउट कर देते हैं, दिस लेट अस से एन, और ऊपर पॉइंट के बचे एम, इसे एम कह देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम एंगल मार्क्स करते हैं, व्हाट आर एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा सर, एंगल मेड फ्रॉम द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी इस केस में रिफ्रैक्शन है ना, दिखाई दे रहा है आपको एंगल, ठीक है। दिस इज लेट अस से डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, सॉरी आर, ओके ओके, नहीं विद द नॉर्मल है ना, ये बनेगा यहाँ पे विद द नॉर्मल, दिस इज R1, with the normal this is R2, okay, and this is angle of emergence, clear। एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे क्लियर है। इस केस में हम एक्चुअली नोटेशन थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें 1 और इसे I2 कह देते हैं, और ये डिवाइडेड पार्ट को हम कह देते हैं, दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2। एंगल को ध्यान देना है कि R1 R2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब हमें एक्चुअली क्या करना है, इसमें निकालना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एंगल ऑफ डिविएशन, जो हमारा कंसर्न है इस पर्टिकुलर से हम ग्लास प्रिज्म का स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ग्लास प्रिज्म का हम स्टडी ये कर रहे हैं कि सर ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि एंगल ऑफ डिविएशन को हम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका हम एक्चुअली अभी डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, आपको समझ में आ गया, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है। एंगल मार्क कर दिया I1 इंसिडेंट रे, इन दिस केस I2 इज इक्वल टू इमर्जेंट, यू कैन से I2 इज एन इमर्जेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे दो एंगल बने, दिस इज R1 R2 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2, दिस इज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, दिस इज ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिविएशन, दिस ओवरऑल डिविएशन, दिस इज डिविएशन एट फर्स्ट स्टेज, डिविएशन एट सेकंड स्टेज, क्लियर है। दोनों केस में डिविएशन आपको पता चल गया, ओवरऑल डिविएशन कितना हुआ हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम कुछ अप्लाई करेंगे, लेट अस से एंगल, अच्छा एक मार्किंग ऑफ रह गया, दैट इज L, दिस पॉइंट इज L,
point is L. Okay, now LMN, we have to calculate the value of LMN. We have to calculate the value LMQ. So angle LMQ is equal to, क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा, हाँ या ना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 क्या, MPQ, इट इज एंगल MPQ प्लस एंगल MQP, हाँ है ना, क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से। ये टोटल डेल्टा क्या होगा भाई, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल डेल्टा इक्वल टू सर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इतना चीज क्लियर है। ओके, अभी तो वी नो दैट MPN, वी आर टॉकिंग अबाउट MPN, ओके, दैट इज इक्वल्स टू एंगल I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस MPN, अपोजिट एंगल्स इक्वल, दैट इज एंगल MPN equals to, sorry, MPN equals to I1, that is incidence angle, angle of incidence, क्लियर है, हाँ ना। उसी तरीके से MQN I2, एंगल MQN is equals to I2, क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा इस केस में, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ई हमने रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट कंडीशन, क्लियर है। ओके, नाउ बट इफ वी राइट, दैट इज इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ MPQ का वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है, MPQ का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो क्या रहेगा, MPQ का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या रहेगा, ये देखिए हमें फाइंड करना है, देयरफॉर एंगल MPQ इज इक्वल टू, MPQ इज डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू, अगर हमें कैलकुलेट करें डेल्टा तो क्या रहेगा, हमें पता है दिस इज टोटल एंगल I माइनस R1, I1 माइनस R1, दैट इज डेल्टा 1 इक्वल्स टू I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 करोगे तो डेल्टा 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेम एंगल MQP, MQP, ओके, MQP इक्वल्स टू क्या बन जाएगा सर, I2 माइनस R2, इट इज डेल्टा 2 इक्वल्स टू I2 माइनस R2, क्लियर है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो टोटल डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, टोटल डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, therefore डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 इज I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये क्लियर है। तो यहाँ पे आपको अगर हम इसको रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं अच्छे से तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यस और नो, क्लियर है, ये आपको बन गया फॉर्मूला। To find the value of deviation, you require angle of incidence, both the angle of incidence and both the angle of refraction. क्लियर है, किस तरीके से डिराइव किया है समझ में आ गया, डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, ऑल्सो फॉर द क्वाड्रिलेटरल APNQ के बारे में बात करेंगे, APNQ, ये क्वाड्रिलेटरल APNQ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रिलेटरल इज APNQ,
एन क्यू, ये चीजें क्लियर है। देखिए दो नॉर्मल मीट हो रहे हैं तो ए पी एन इज इक्वल टू ए क्यू एन, दैट इज 90 डिग्री। ये नॉर्मल है ना, यहाँ पे नॉर्मल जा रही है तो ए पी एन ये कितना होगा 90 डिग्री। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस 90 डिग्री। सेम ए क्यू एन नॉर्मल टू द सरफेस 90 डिग्री। ए पी एन is equal to angle AQN which is equals to 90 डिग्री, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है, नॉर्मल टू द सरफेस इसलिए 90 डिग्री रहेगा। ओके, सो पी एन क्यू प्लस पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, क्वाड्रिलेटरल है ना। अगर ये दो 90 90 है दैट इज 180, 180 क्या कितना हो जाएगा 360, 360 प्लस 90 है ना। तो एंगल देयरफॉर एंगल पी एन क्यू एंड पी ए क्यू इन दोनों को प्लस कर दो कितना बन जाएगा 180। पी एन क्यू प्लस पी ए क्यू, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 ये 180 कितना हो जाएगा 360, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। इन दोनों का सबमिशन करके कितना होगा 180, बिकॉज एंगल टोटल सबमिशन ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो 360 में से सर ये तो अगर 90 90 है तो 180 होगा, तो रिमेनिंग 180 विल बी दिस अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो सर 180 आएगा। वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट, बट हमें पता है कि 180 आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एंगल पी ए क्यू का, पी ए क्यू कितना है एंगल पी ए क्यू, व्हाट इज एंगल पी ए क्यू सर, इट इज एंगल ए। पी ए क्यू इज एंगल ए एंड व्हाट इज अबाउट पी एन क्यू, पी एन क्यू सर इट इज 180 माइनस ए। ये सुनो, अगर ये ए एंगल है तो ये कितना रहेगा सर 180 माइनस ए, हाँ है ना, सिंपल है। इतना चीजें क्लियर है सभी को। देयरफॉर एंगल पी ए क्यू, ओके कहा गया पी ए क्यू, चलो ठीक है पी ए क्यू बन गया। अब यहां पे एक चीज बनती है कि एंगल पी एन क्यू इक्वल्स टू, या फिर ध्यान दीजिए कहाँ लिखे हम, यहां बनाते हैं एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू, कौन सा एंगल करने वाले आप 10 बार देखिए डायग्राम में, पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। क्या लिखे, पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, बिकॉज आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। रीजन क्या रहेगा, देखिए रीजन क्या रहेगा, पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब इसे रीसब्स्टिट्यूट करते हैं कंप्लीटली, पूरा पूरा रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर लेट अस से ए का वैल्यू फाइंड करना है ना, हम ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओके दिस इज ए, लेट अस से इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल बन जाएगा सर 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए का वैल्यू बन जाएगा सर आर वन प्लस आर टू। वैल्यू ऑफ ए इज आर वन प्लस आर टू, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू आ गया, पर अभी भी हमारे साथ डिविएशन का वैल्यू नहीं आया है। तो डिविएशन का वैल्यू कैसे आएगा, डिविएशन का वैल्यू hence the deviation of value will be delta equals to, देखिए क्या था डिविएशन,
deviation equals to I1 plus I2 minus R1 plus R2. What is R1 plus R2? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं deviation equals to resubstituting the value. Okay, resubstituting the value. I1 plus I2 minus R1 plus R2. R1 plus R2 is A. तो हमें रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू A पुट करते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा सर? I1 प्लस I2 माइनस A. So this is your final answer of delta. There is angle of deviation. Angle of deviation equals to I1 plus I2 माइनस A. ठीक है, I1 प्लस I2 माइनस A. ये इंपॉर्टेंट है आपका डेरिवेशन. तो आपका जो डिराइव हुआ है दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन का वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया है, तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट. I2 इज इमर्जेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस A. व्हाट इज A? योर प्रिज्म एंगल. What is this? It is known as angle of prism. What is A? A is known as angle of prism. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. What is A? A is known as angle of prism. इंपॉर्टेंट है. What is A? सर A होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म आपका डिविएशन एंगल में आपने देखा है कि एंगल ऑफ जो डिविएशन एंगल जो हमने बताया, डिविएशन एंगल में आप क्या देख रहे हो? एंगल ऑफ प्रिज्म का इंक्लूडमेंट देख रहे हो. ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर एंगल एक चेंज होगा तो डिविएशन का वैल्यू चेंज होगा. इसका मतलब आपके प्रिज्म का जो एंगल रहेगा, द वे यू हैव इंक्लाइंड योर प्रिज्म, मतलब देखिए कुछ इस तरीके से. लेट अस से आपका ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म जनरेट बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, इफ आई एम सेइंग दिस इज एंगल ऑफ, ये एंगल है. ठीक है, कुछ इस तरीके से बेस है. दिस इज द प्रिज्म. ये एंगल गवर्निंग बन गया आपके डिविएशन के लिए. अगर एंगल कम हो गया सर, एंगल कम हो जाएगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा, डिविएशन ज्यादा होगा. कैसे डिविएशन ज्यादा होगा सर? दिस इज सबमिशन. सबमिशन से जो आपका एंगल ए है, एंगल ए अगर कम हो जाता है तो आपका डिविएशन हमेशा ज्यादा होगा. रीजन कैसा है? आप कुछ कम क्वांटिटी यहाँ से डिक्रीज करोगे तो सिंपल से इसका क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये क्वांटिटी हायर साइड में हो गया तो अब ज्यादा अमाउंट डिक्रीज करोगे तो डिविएशन कम होगा. तो ये क्लियर है कि एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द, सॉरी, एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई चीजें? अब हम फैक्टर्स देखेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स, ये हम देखेंगे. ठीक है, पर यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं. द कंक्लूजन इज दैट एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑल्सो. क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें आप कॉपी करोगे सिस्टमेटिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आप ये चीजें धीरे धीरे सब सॉल्व करोगे. क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं फैक्टर्स पे. आप कॉपी कर लोगे. अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविएशन. दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन. ओके, हमारा कंक्लूजन क्या था हम यहाँ पे बनाते हैं. which is angle of prism, और ए का वैल्यू था ए वॉज R1 प्लस R2. ठीक है, ओके. नाउ वी विल बी सीइंग फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा? एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन का हम चेक करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट केस रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस.
अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिपेंड करता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, द एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट डिक्रीज reaches to the minimum value for a certain angle of incidence, and then for further increasing the angle of incidence, angle of deviation begins to increases. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहले क्या होगा, एज यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस at certain point. After that, increase in angle of incidence give you increase in deviation. क्लियर है? ओके तो इस चीज का हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से समझते इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए। Let us say this is angle of incidence, sorry, this is angle of incidence, this is angle of deviation. क्लियर है? क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस। इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस on the right hand side, angle of deviation decreases. कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। This is somewhat you will see the graph. जो ग्राफ का पैटर्न है कुछ इस तरीके से आप देखने मिलेगा आपको। इसको अच्छे से बना देते हैं। This is the way. If you are increasing the angle of incidence, angle of deviation decreases at certain point. एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे आपका एंगल ऑफ डिविएशन विल बी मिनिमम। दिस इज डी मिनिमम, सॉरी डेल्टा मिनिमम। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम एट सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन वैल्यू आएगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जहां पे आपको डेविएशन का एंगल बहुत मिनिमम मिलेगा, दिस विल बी मिनिमम एंगल। ओके, एज यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of deviation decreases at certain value. Further, when you will be increasing the angle of incidence, angle of deviation also increases. मतलब पहले क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चीजें क्लियर है? एक बार एक ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे एंगल ऑफ डिविएशन विल बी मिनिमम, मतलब डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद जैसी एक सर्टेन वैल्यू मिनिमम वैल्यू की तरफ पहुंचेगा, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू होगा, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इट शुड बी, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर कहीं क्वेश्चन आता है, how does the angle of incidence relate to the angle of deviation? Option is angle of incidence increases while the angle of incidence is increased, angle of deviation increases. Second, angle of deviation decreases. Third option है first decreases then increases, second increases then decreases. 4 ऑप्शन हमने कहा है। ऑप्शन फिर से दोहराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, on increasing the angle of incidence, on increasing the angle of incidence, 4 options. Option 1, angle of deviation decreases. Option 2, angle of deviation increases. Option 3, angle of deviation first decreases then increases, and third option, fourth option, that is angle of deviation increases then decreases. ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा वो आपको समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन से कि सर एज वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। क्लियर है? है ना? So what is the value of delta minimum? So delta minimum, value of delta minimum is, that is deviation of minimum is 2 times of angle of incidence minus a. So how to identify कि कैसे what will be the minimum value? तो minimum value का जो फॉर्मूला बनेगा, that is delta minimum equals to 2i minus a. What is i? I is angle of incidence. What is a? Angle of prism. ठीक है, angle of prism, angle of clear है? ओके, अब यहां पे एक जो चीज है, ये चीज ध्यान दीजिए। जब हम ये प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ये प्रिज्म ड्रॉ करते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के साथ, रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है जहां पे आपको रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म,
ये जो कंडीशन होती है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, यही कंडीशन होती है दैट इज डेल्टा मिनिमम. दिस इज द मिनिमम वैल्यू यू कैन गेट व्हेनेवर योर डेल्टा इज मिनिमम, योर रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस. क्लियर है? क्या कह रहे हैं? whenever delta is minimum, whenever your delta is minimum, that is deviation is minimum, so in this case whenever delta is minimum, यहाँ पे नोट है, बना लीजिए नोट, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सब कोई नहीं बताएगा आपको. whenever delta is minimum, if delta equals to delta minimum, if delta equals to delta minimum, then refracted ray is parallel to the base of prism. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. whenever delta is minimum, that is angle of deviation is minimum, in that case the refracted ray is always parallel to the base. समझ में आ गई क्या कह रहे हैं? मतलब अगर हम ये रे डायग्राम बना रहे हैं, ये रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और इस केस में हमारे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस बेस पे पैरेलल है, इसका मतलब ये जो डेल्टा का वैल्यू दैट इज इन मिनिमम सिचुएशन, मिनिमम केस. मतलब इस केस में डेल्टा का वैल्यू विल बी 2i माइनस ए. ठीक है? क्लियर है? दिस इज जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेल्टा, बट इन दिस केस इट विल बी 2i माइनस ए. क्लियर है? देख सकते हो i1 i2, मतलब यहाँ पे i1 और i2 इक्वल था, यही तो हमने इक्वेट किया था, i1 इक्वल टू i2. तो जब इक्वेट करोगे तो 2i बन जाएगा, 2i माइनस ए. क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ डेल्टा इज मिनिमम, एंड फिर से हम दोहरा रहे, इफ डेल्टा इज मिनिमम दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम, इन विच केस व्हेन इफ एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम देन रिफ्रैक्टेड रे कौन सा? PQ. रिफ्रैक्टेड रे मतलब यहाँ पे PQ है. In our case PQ is refracted ray. PQ is refracted ray which is always parallel to base of the prism. Clear? Okay. Now second part, second factor, dependence on the angle of deviation on the material of the prism. Now second है कि material. Second factor क्या कहता है? Material. मटेरियल ऑफ प्रिज्म. भाई मटेरियल पे कैसा करेगा? बिकॉज मटेरियल से क्या होगा? मटेरियल चेंज होने पे क्या होता है? मटेरियल चेंज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. It is found that angle of incidence of the prism with a higher refractive index produce greater deviation than the prism which has a lower refractive index. Higher refractive index, higher deviation. If refractive index is directly proportional, we can say to deviation. If I am seeing two objects, two हमारे पास material, let us say flint and crown. Let us say there is a glass prism के बारे में बात करें, दो different material. एक flint पैटर्न है, एक क्राउन पैटर्न है. ठीक है? फ्लिंट पैटर्न और क्राउन पैटर्न. तो फ्लिंट पैटर्न में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट मटेरियल इज अ टाइप ऑफ मटेरियल और ये रहेगा क्राउन. ठीक है? जो ग्लास का क्वालिटी होता है, कुछ हम ग्लास के क्वालिटीज के बारे में बात करें, फ्लिंट क्वालिटी एंड क्राउन क्वालिटी. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लिंट क्वालिटी, अगर ये प्रिज्म हमने फ्लिंट क्वालिटी से बनाया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट क्वालिटी इज मोर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन क्वालिटी. Then in this case you will see that deviation in flint is more as compared to deviation in crown. Clear है? अब यहाँ से और एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि if I am saying you have to use this two material of glass, flint and crown,
और हमने कह दिया कि आपको एक इमरजेंसी लाइट के लिए एक डिज़ाइन करना है। इमरजेंसी लाइट है आपका, एक टेल लाइट है, व्हीकल में टेल लाइट लगा है इमरजेंसी के लिए, जिसे हम ब्रेक लाइट कहते हैं। ओके, इस ब्रेक लाइट में आपको ग्लास का इस्तेमाल करना है। हमने कहा आप फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल करोगे या क्राउन ग्लास का इस्तेमाल करोगे। क्रो पे, क्रो नहीं है वो क्राउन है, क्रो कोई ग्लास में होता है, ठीक है। हमने पूछा आपसे फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल करोगे या क्राउन ग्लास का, तो आंसर क्या रहेगा। सर इमरजेंसी के लिए चाहते हैं, तो यहाँ पे इमरजेंसी है मतलब बहुत इमरजेंसी केस है, तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर लेना होगा। प्रिकॉशनरी मेजर मतलब सर यहाँ पे हमें ऐसा ग्लास का इस्तेमाल करना होगा जो कम से कम डिविएट करे लाइट को और मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करे, है ना, मैक्सिमम एक सर्टेन डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करे। तो सर ऐसा लेना पड़ेगा जिसका डिविएशन कम हो, दैट इज क्राउन मटेरियल। अगर हम क्राउन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो डिविएशन कम होगा, लाइट डिविएट कम होगी और स्ट्रेट पाथ में ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। क्लियर है। तो हमें कौन सा मटेरियल का ऐसा इस्तेमाल करें जहां पे आपको डिविएशन का जरूरत है, जब आपको फेंट लाइट चाहिए, जैसे एक सिंगल लाइट आ रहा है जहां से आपको डिविएट करना है, बहुत ज्यादा लाइट को डिविएट करना है लाइट को अपनी डायरेक्शन में जा रही है, आपको टर्न करना है, डिविएट करना है मैक्सिमम लाइट, है ना। रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है, रे ऑफ लाइट आपकी तरफ आ रहा है, इसे हमें डिविएट ज्यादा करना है। जब हमें डिविएट ज्यादा करना है तो हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे सर, फ्लिंट। लाइट को फ्लिंट मटेरियल से आप ग्लास पास कर दो तो बहुत ज्यादा डिविएट होगी, क्योंकि डिविएशन सबसे ज्यादा है, डिविएशन ज्यादा तो सर बैंड होगी। मतलब ऐसे प्लेस पे हम ऐसे रिक्वायरमेंट जहां पे आपको लाइट को डिविएट करवाना हो, एक सिंगल पाथ से दूसरे पाथ में ट्रांसफर करवाना हो, लाइट को डिविएट करवाना हो, तब आप कैसा मटेरियल यूज करोगे जिसका डिविएशन एंगल ज्यादा हो, लाइक फ्लिंट। जहां पे डिविएट नहीं कराना, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट आपको स्ट्रेट लाइन मैक्स टू मैक्स कम से कम डिविएट करवाना हो, उस केस में हम क्राउन मटेरियल, अगर हम फ्लिंट और क्राउन के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो। तीसरा आता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी हमने बताया। एंगल ऑफ प्रिज्म पे आपको फॉर्मूले में दिखाई देता है, एंगल ऑफ प्रिज्म में अप्लाई वर्क डिपेंड करता है। और फोर्थ एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स होता है कलर, कलर की भाई वेवलेंथ, वेवलेंथ का हमने कंपैरिजन देखा था, वेवलेंथ की वजह से वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ। इस केस में डिविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डिविएशन ऑफ रेड लाइट, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ किसका ज्यादा है, रेड या वायलेट, रेड का ज्यादा है, रेड का ज्यादा है तो डिविएशन कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डिविएशन कम। देखिए डिविएशन कम है इसीलिए तो हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, डिविएशन कम। हमने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, इसके पहले भी आपको रेड लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। और एक चीज डिविएशन कम है भाई, कम कम डिविएट होगा, मतलब जो आपको ट्रेस करवानी थी लाइट हो उसी पाथ पे ट्रैवल करेगा, कम से कम हिलेगा। ये जो डिविएशन एंगल है ना वो मिनिमम रहेगा, मतलब ये लाइट करेगी कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगी तभी ये एंगल कम होगा। अगर ये लाइन नीचे जाएगी तो ये एंगल फिर बढ़ते जाएगा, है ना, ऐसे समझिए। ये देखिए ये रे ऑफ लाइट है, ये एंगल डिविएशन है, ठीक है। अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो देखिए एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल बिटवीन टू वेव्स इज इंक्रीजिंग। अगर हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो एंगल बीच में डिक्रीज होते जा रहा है, देखा, दिस इज जीरो एंगल। जैसे जैसे नीचे जाएगा एंगल इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें मिनिमम डिविएशन वाली लाइट चाहिए, मिनिमम डिविएशन वाली लाइट कौन सी है, रेड लाइट। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, रेड लाइट का। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने यही तो स्टडी किया है ना। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डिविएशन कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका डिविएशन ज्यादा। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप हम कह सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिवनेस ज्यादा, रिफ्रैक्टिवनेस मोर, क्योंकि आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिवनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिविएशन। हमें पता है रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वायलेट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ रेड। हम यहाँ से ये भी एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है, कंक्लूड हो रहा है, ठीक है। कंक्लूजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें कंक्लूड नहीं करोगे, थियोरेटिकल कंसेप्ट में पढ़ते रहोगे तो खत्म नहीं होगा। इतना सारा पढ़ के में क्या कंक्लूड हो रहा है भाई, डिविएशन वायलेट का कम है, रेड का डिविएशन ऑफ वायलेट इज मोर एज कंपेयर टू रेड। व्हाई, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर एज कंपेयर टू वायलेट।
और सेकेंड रीजन refractive index of red is less as compared to the violet. क्लियर है? हाँ ना? तो दिस इज द कंसेप्ट और यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम प्रिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. जो 3 फैक्टर्स पढ़े, 4 फैक्टर थे एक्चुअली, जो फोर्थ हमने लिखा नहीं है, पर यहाँ पे हम बनाए. दैट इज एंगल, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो 3 डिफरेंट फैक्टर है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल, वेवलेंथ और प्रिज्म, 4 डिफरेंट. ये इंपॉर्टेंट है. क्या होता है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होने पे एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा एट सर्टेन पॉइंट. जो मिनिमम वैल्यू रहता है उसे एंगल ऑफ डिविएशन, मिनिमम डिविएशन एंगल कहते हैं. वैल्यू क्या होता है? 2r minus a. If delta is delta minimum, in this case refracted ray is parallel to the base. Clear है? Okay, done with these concepts. Okay, so we end up this video over here. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे. चलो ठीक है, थैंक यू.